Hi everyone, welcome back to Nuskrit. And in this video, we'll be discussing more on Capgemini pseudocode series. So specifically, I have chosen this video for data structures part, right? So we will be discussing a few problems based on data structures that can be asked in pseudocode rounds, right? Great. ठीक है यार, पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. So the question is, the concatenation of two lists is to be performed in big of one time, and which of the following implementation of a list should be used. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. सो बेसिकली बोल रहा है कि आपके पास दो अलग अलग लिस्ट गिवन है, राइट. सो से फॉर एग्जांपल आपके पास दो अलग अलग लिस्ट इस तरीके से गिवन है, ठीक है. तो ये मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वो मैंने सिंगली लिंक लिस्ट का बनाया है, ठीक है. तो क्या हम इस सिंगली लिंक लिस्ट में बिग ऑफ वन टाइम में इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट. देखो यार, कॉन्कैटिनेशन करने के लिए मुझे इस लिस्ट का एड्रेस चाहिए. कॉन्कैटिनेशन करने के लिए मुझे इस लिस्ट का एड्रेस चाहिए, बट मेरे पास इस लिस्ट का एड्रेस कैसे मिलेगा? जस्ट बाय इटरेटिंग ओवर दिस लिस्ट. तो मेरे को एन टाइम चलना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स वी कैन नॉट डू द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू लिस्ट इन जस्ट बिग ऑफ वन टाइम जस्ट बाय यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है. दूसरा वाला यूज़ करके देख लेते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, दूसरे वाला बनाते हैं, डबल लिंक लिस्ट बनाते हैं. तो डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इस तरीके से डबल पॉइंटर्स होते हैं ना, कि प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर इस तरीके से होता है. तो ये नल को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे हेड वन है. अब सिमिलरली ये सेम चीज़ भी यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे ये हेड टू होगा. अगेन मुझे इस लिस्ट का फिर से, मुझे इस नोड का फिर से एड्रेस चाहिए होगा. यार कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपको इस नोड को इससे कनेक्ट करना है ना, इस नोड को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे? जब आपके पास इसका एड्रेस होगा. अगेन फॉर हैविंग दिस एड्रेस यू विल अगेन नीड टू इटरेट एन टाइम, राइट. So that's the only possible way. So even by using double linked list, you cannot concatenate two list just by using big of one time. Now the third point is that if we can use circular double linked list, ठीक है. तो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट क्या होता है उसको देखते हैं. अब यार ये वाला देखो, ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट. मीन्स यहाँ पे जो लास्ट नोड है ना, उसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? पहले वाली नोड को. और यहाँ पे पहली वाली नोड जो है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? आपके पास लास्ट नोड को. अब देखो, आपको लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए ना, आपको लास्ट नोड का तो एड्रेस चाहिए. कैसे मिलेगा? जो हेड वन है उसका प्रीवियस अगर आप एक्सेस कर लोगे, तो जस्ट बाय हैविंग एच वन डॉट प्रीवियस you can reach to the last node of this first linked list. ओके, एंड यू जस्ट व्हाट यू कैन डू नाउ सिंपली इज, आप क्या कर सकते हो, इसके जो लास्ट नोड है, इसके जो नेक्स्ट है, जो कि अभी शुरुआत वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, आप इसके नेक्स्ट में सिंपली एच टू को डाल सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन कॉन्कैटिनेट टू लिंक लिस्ट इन जस्ट बिग ऑफ वन टाइम, बट बाय यूजिंग सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट, ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस टू यू गाइज. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. काफ़ी जगहों पे पूछते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर होगा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ दिस इज अगेन अल्टीमेट प्रॉब्लम. सो इन द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इन द गिवन figure, how many nodes will become unbalanced when a new node is inserted as a child of the node G. तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर इस G नोड का हम एक चाइल्ड क्रिएट करते हैं, लेट सपोज H नाम से, ठीक है. H आई थिंक इसके अंदर नहीं है, यस. सो लेट सपोज मैंने H नाम से यहाँ पे इसका चाइल्ड क्रिएट किया. आप किधर भी क्रिएट कर सकते हो, इधर चाहे इधर, एक ही बात है. तो अब ये ट्री जो है ये अनबैलेंस्ड ट्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी ट्री था हमारे पास वो बैलेंस्ड ट्री था, ठीक है. तो अगर ये ट्री अनबैलेंस्ड बन गया तो कौन कौन सी नोड्स भी अनबैलेंस्ड हमारे पास बन जाएंगी? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो यार कंसेप्ट होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्री का, कि आपके पास जो भी नोड होती है ना, उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्री में जो नंबर ऑफ नोड्स का डिफरेंस होगा, दैट कैन बी वन और दैट कैन बी -1, दैट कैन बी 0 एंड दैट कैन बी 1, ठीक है. -1 0 1 मीन्स लेट सपोज अगर इधर की तरफ लेट से 3 नोड्स है लाइक दिस, एंड इधर की तरफ आपके पास 2 नोड्स है, तो अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, ठीक है. लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो मीन्स दिस इज बैलेंस्ड. ओके, नाउ लेट्स से दिस इज द एग्जाम्पल. तो लेफ्ट पार्ट में 3 नोड्स है, राइट पार्ट में 5 नोड्स है, राइट पार्ट में 4 नोड्स है, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 3 - 4 दैट इज -1. और ऐसा भी हो सकता था कि दोनों तरफ सेम हो, तो अगेन दिस इज बैलेंस्ड, राइट. सो दिस इज व्हाट मीन्स, दिस इज हाउ द
वी नो दैट ओके दिस नोड इज बैलेंस्ड और नोट, तो यहाँ पे नोड्स की बैलेंसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी नोड का लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हमें देखना पड़ता है कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस हम चेक करेंगे। तो आप खुद से देखो, अब अगर आपके पास यहाँ पे एक एच नोड ऐड हो जाएगी तो आप हर एक नोड का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर मैं एफ का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो इसके लेफ्ट एंड राइट ट्री सब ट्री का अभी भी डिफरेंस कितना है, 0। अगर मैं ई की बात करूं तो ई में लेफ्ट एंड राइट का, ओके मैं एक काम करता हूं, डिफरेंस नहीं लेता हूं, मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। तो ई का लेफ्ट एंड राइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस अब आप चेक करो, ए के लेफ्ट में कितना नोड्स है, 1 2 3 एंड 4, और राइट में कितना है, 1 एंड 2, तो डिफरेंस कितना हुआ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 का हुआ, ठीक है। अच्छा अब बी की बात करते हैं, बी में देखो 1 2 3 और यहाँ पे राइट में 1, तो डिफरेंस कितना हुआ, अगेन 2। अच्छा डी की बात करते हैं, डी में लेफ्ट एंड राइट में कितना है, एक भी नोड नहीं है, तो डिफरेंस कितना होगा, 0। सी की बात करते हैं, सी के राइट में, सी के लेफ्ट में कितना नोड्स है, 1 2, ठीक है, 2 लेवल्स पे नोड्स है। सी के राइट में कितना है, 0, तो डिफरेंस कितना होगा, 2। जी की बात करते हैं, जी पे 1 होगा, एच पे भी 0 होगा। तो आप यहाँ पे ये देखो कि कौन कौन सी ऐसी नोड्स है जहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है। मीन्स -1 0 और 1 के अलावा अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है, इवन -2 है ना, -2 का मतलब है कि लेफ्ट साइड में लेट सपोज 2 नोड्स एंड राइट साइड में 4 नोड्स है, तो उस केस में -2 हम उसको लेंगे। बट एब्सोल्यूट डिफरेंस बेसिकली 2 अगर आ रहा है या 2 से ज़्यादा आ रहा है, देन इन दैट केस दैट नोड इज दैट नोड विल बिकम अनबैलेंस्ड, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस टू यू। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, 3। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। सो आंसर विल बी 3। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको देखते हैं हम। मैंने काफ़ी मतलब मैंने सारी ही प्रॉब्लम्स को ठीक ठाक चूज़ किया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि यू हैव टू कंसिडर दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड यू हैव टू जस्ट अज्यूम दैट यू विल बी यूजिंग दिस सीक्वेंस इन stack. Means either you can push elements in the same order into this stack or you can pop, right, in the same order, ठीक है। and using this order which is the possible sequence that we can form from this stack। तो मेरे को पता है कि थोड़ा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अनक्लियर है, लेट मी डू दिस, है ना, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली ये कह रहा है कि स्टैक पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त, लाइक पॉप एंड पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा परम्यूटेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट फर्स्ट। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो खुद से कि 3 अगर मेरे पास प्रिंट होना है इन द बिगनिंग, तो 3 को बिगनिंग में प्रिंट कराने के लिए एटलीस्ट आपको, क्योंकि सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है स्टैक के अंदर। 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में आपको एलिमेंट्स गिवन है, आप बीच में से कोई एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसी सीक्वेंस में इसी ऑर्डरिंग में आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट या फिर पॉप कराना है, ठीक है। तो अगर आपको 3 चाहिए स्टैक, मीन्स अगर आपको 3 एज एन आंसर चाहिए, तो आपको इस 3 यहाँ से 3 निकालने के लिए आपको 1 को भी स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा, 2 को भी स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा एंड 3 को भी स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा। नाउ व्हेन you will be done with pushing these 3 elements, initial 3 elements 1 to 3, now you can pop out this 3 out of this stack। अब देखो आपके पास 3 आ गया स्टार्टिंग में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ 3 इज डन। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। अब आप खुद से सोचो, टू गेट 4 you will have to choose the next element out of this sequence and you will push this into this stack and then you can pop out this from this stack. So now you can have 4 here. Fine. Now next one is 5. Now to have this 5, to have 5 in your output, you will have to first choose this element from here and you will have to push this in onto this stack and now you can pop it. तो आप pop करोगे तो आपको 5 मिलेगा। Now next element is 1. अब देखो, अगर आप 1 को यहाँ से उठाते हो, मीन्स अगर आपको 1 चाहिए यहाँ पे, तो 1 आपको तभी मिल सकता है जब आप 2 को भी पॉप करोगे एंड 1 को भी पॉप करेंगे। बट 2 को पॉप करने के बाद 2 विल बी लॉस्ट, 2 आपके पास लॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन नॉट हैव दिस सीक्वेंस एट ऑल, दिस सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर हम स्टैक के पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे देन वी कैन नॉट जनरेट दिस परम्यूटेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़ा अनक्लियर हो, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस विद सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो वी विल डू इट 1 by 1। सो सेकेंड ऑप्शन पर ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने कहा 3 4 5 इनिशियल चाहिए, तो देखो 3 चाहिए अगर मेरे को इनिशियली, तो एटलीस्ट आई विल हैव टू
अगर मेरे को इनिशियली 3 चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 1 2 3 को तो पुश करना ही पड़ेगा स्टैक के अंदर। अब मैं यहाँ से 3 को पॉप कर सकता हूँ, तो मैंने 3 को पॉप किया तो आंसर में प्रिंट किया। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट आई नीड 4, तो मैं क्या करूँगा 4 को यहाँ से चूज़ करूँगा, उसको स्टैक के अंदर पुश करूँगा, देन पॉप करूँगा, तो आई विल बी हैविंग 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम आई नीड 5, so I'll pick 5 from here and I'll push into the stack and then I can pop it from here and I'll be having 5 here. Now next one is 2. Now see, in your stack the top element that you have is 2, right? So you can directly pop it from here and you can have it in your output, right? Now next element is 1, so you can again pop from this stack and you will have this into your answer. Now this sequence is possible, so this permutation is perfectly possible out of this sequence. If we are allowed to use any push and pop operation, so we can form this sequence from this ordering, given ordering, right? Again आप C and D के लिए भी check कर सकते हो, so these two will not be again possible to create from the given sequence. So the answer to this question is going to be 3 4 5 2 1. I hope this is clear. Fine, so let's move to the next question. So this given question is actually your homework. So after completing this video, it is required to try this question out, and you can let me know in the comments what is your answer. So whatever will be your answer, I will be responding to each one of you, whether telling you which is the correct answer or not, right? Okay, so you can write this question. Fine, so let's move to the next one. So the question number 5 I have taken is from structure and union part. So basically obviously this is also one of the data structures, right? So but yes, ये एक derived data structures kind of thing है, right? ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको एक स्ट्रक्चर का एक डिफाइन किया हुआ है आपके पास स्ट्रक्चर, एंड यू हैव टू अज्यूम दैट शॉर्ट का यहाँ पे जो साइज़ आपको लेना है दैट हैज़ टू बी कंसिडर एज 2 बाइट, एंड फ्लोट का जो आपको यहाँ पे साइज लेना है दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज 4 बाइट, एंड सेम फॉर लॉन्ग यू हैव टू कंसिडर एज 8 बाइट रिस्पेक्टिवली. सो शॉर्ट, फ्लोट एंड लॉन्ग विल बी 2 4 and 8 बाइट रिस्पेक्टिवली. एंड नाउ द मेमोरी रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इस स्ट्रक्चर में जो टी हमने एक टी वेरिएबल जो डिफाइन किया है, ये टी जो आपको दिख रहा है दिस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल, राइट? लाइक यू डिफाइन इंट ए, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि ए इज द इंटीजर टाइप डेटा. सो नाउ दिस टी इज एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा. आई होप दिस मेक सेंस, राइट? तो अगर आप यहाँ पे टी डिफाइन करते हो तो टी अब इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है. यार क्लास होती है ना, क्लास आपने पढ़ी होगी, तो क्लास के अंदर एक यूज़र आईडी होती है, यूज़र नेम होता है. तो जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स से ओबीजे, तो वो ओबीजे कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता होगा. कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? जितना भी आपने इसके अंदर वेरिएबल्स एंड ऑल डिफाइन किया है. तो सिमिलरली यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है क्लास का, क्लास से आप इसको समझ सकते हो. तो यहाँ पे आपने कुछ डेफिनेशंस की है स्ट्रक्चर, देन उसके अंदर एक यूनियन भी आपने बनाया. यूनियन इस आप यूनियन को ऐसे समझ सकते हो जैसे हम क्लास के अंदर एक क्लास बनाते हैं, नेस्टेड क्लास. तो यूनियन भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही होता है, राइट? तो क्लास के अंदर क्लास बनाने जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर आप एक यूनियन क्रिएट कर रहे हो. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कितना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन लगेगा. अब आपको लग रहा होगा कि यार शॉर्ट एक 2 बाइट का लेता है तो 5 कितने लेंगे? 2 × 5. यहाँ पे एक यूनियन भी इन्होंने डिफाइन किया है, तो यूनियन के अंदर फ्लोट कितना हो गया? 4 बाइट का, एंड लॉन्ग कितना हो गया? 8 बाइट का. तो आपको लगेगा कि 10, ये हो जाएगा 10, देन 10 + 4 14, एंड 14 + 8 22. सो यू विल एक्चुअली हिट दिस ए एज एन ऑप्शन. बट लेट मी टेल यू गाइज कि 22 इज नॉट गोइंग टू बी दी आंसर. तो यहाँ पे 22 आंसर क्यों नहीं होगा? लेट मी टेल यू दैट. सो आई होप कि आपको शायद याद हो, बट मे भी हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो. तो वह एक स्ट्रक्चर और यूनियन में हम डिफरेंस पढ़ाया जाता था हमें जब हम फर्स्ट ईयर में होते थे अपने बीटेक के, राइट? तो स्ट्रक्चर और यूनियन में एक डिफरेंस पढ़ाया जाता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे होता था कि यहाँ पे जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है ना, वो सम ऑफ ऑल होता है, सम ऑफ ऑल. और यूनियन के अंदर जो मेमोरी रिक्वायर्ड होता है वो मैक्स ऑफ ऑल होता है, मैक्स ऑफ ऑल. तो बेसिकली अगर मैं इस यूनियन की बात करूँ तो ये जो यूनियन है ना, ये यूनियन बेसिकली इस फ्लोट और लॉन्ग में जो मैक्सिमम मेमोरी लेगा उसका उस पूरे यूनियन का टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? तो इस यूनियन के हिसाब से फ्लोट ले रहा है 4 बाइट, लॉन्ग ले रहा है 8 बाइट. तो मैक्सिमम कौन ले रहा है?
मैक्सिमम कितना है 8. सो इस यूनियन का जो हो जाएगा दैट विल बी 8 ओनली मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ ऑल लेते हैं हम. ठीक है, तो इस पूरे यूनियन का जो मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो कितना है 8. एंड आउट ऑफ दैट इस स्ट्रक्चर के अंदर कितना है, आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे शॉर्ट टाइप के, राइट. सो द मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन फॉर दिस इज गोइंग टू बी 5 into 2, so this is going to be 10. So the complete memory optimization memory requirement will be 10 plus 8, so 18. So the answer to this question is going to be 18 bytes. I hope this makes sense, right. ठीक है, next question पे move करते हैं. So the next question is I have taken from graph. So the BFS algorithm has been implemented using the queue data structures. Definitely we know it already that BFS is implemented using queue data structure. So one possible order of visiting the nodes of the following graph is, तो basically यहाँ पे आपको 4 options given है, ठीक है, जो कि BFS इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चारों BFS है इसके, बट ये आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ दी सूटेबल, विच इज़ दी एक्चुअल पॉसिबल ऑर्डर. यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स गिवन है ज़रूरी नहीं है ना कि सारे पॉसिबल हो, है ना, तो कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, ये हमें बताना है. तो कुछ इम्पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे गिवन है, तो लेट्स ट्राई टू लुक एट वेरी फर्स्ट वन. तो शुरुआत में अगर m आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि हमने m से स्टार्ट किया होगा, है ना. अगर शुरुआत में आपको m दिख रहा है तो इट मीन्स दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम विजिटिंग दिस ग्राफ फ्रॉम m. सो m को हमने एज एन सोर्स नोड कंसिडर किया होगा. तो जब आप m को सोर्स नोड कंसिडर करोगे तो आप m के एडजेसेंट्स को विजिट करते हो. तो एडजेसेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो n q r होना चाहिए, क्योंकि मीन्स अगले जो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए m के बाद वो n q r में से कोई एक होना चाहिए. मीन्स तीनों होने चाहिए बट n q r, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्यू आर एन भी हो सकता है, एन आर क्यू भी हो सकता है, क्यू एन आर भी हो सकता है, वॉट एवर, बट नेक्स्ट 3 एलिमेंट शुड बी एन क्यू एंड आर. तो क्या यहाँ पे नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स एन क्यू आर है, नहीं है, राइट. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. फाइन, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट बोल रहा है कि एन से स्टार्ट किया, तो अगर हम एन से स्टार्ट करते हैं एज अ सोर्स नोड, ठीक है, विजिट करना इस ग्राफ को, अगर हम एन से स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स करना, सो लेट सपोज इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एम क्यू और ओ में से होना चाहिए, एम क्यू एंड ओ में से. इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट रियली गिवन टू अस कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है नोड्स को विजिट करना है, वॉट एवर, लाइक, बट येस we know it very well that the next 3 elements are going to be m, q and o. So do we have n, q and o? No, we don't have, right. So we don't have m, q, o after n. So b cannot be the answer to this question, means b is not the possible ordering. Now let's try it out with the third option. So the third option is starting from q. So let's start with this q. So I have this q. So now if I start with this queue, तो next 3 elements that I should have is m, n and p. So m, n and p का ही तीनों में से कोई भी एक combination होगा. So we will have to check whether we have m, n and p or not. So after q, do we have m, n and p? Yes, we have m, n, p. तो अगर q के बाद आपने m को चूज किया है, समझना ध्यान से, अगर q के बाद आपने m को चूज किया है, तो m के बाद आपको जो विजिट करना है वो क्या विजिट होना चाहिए, r विजिट होना चाहिए. मीन्स इन तीनों के बाद आपको यहाँ पे r दिखना चाहिए. क्या हमारे पास r है? यस, वी हैव r. नाउ m के लिए m का डन हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव n. तो q के बाद हमने m को विजिट किया, मीन्स m के बाद देखो BFS में क्या होता है, पहले सारे पड़ोसी को देख लेते हैं हम. तो q के बाद हमने m, n और p को तो हमने विजिट कर लिया, m को भी कर लिया, n को भी कर लिया, p को भी कर लिया. दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है. बट क्योंकि q में जो था लाइंड अप वो m था, तो फिर हम m को चूज करेंगे एंड m के सारे नेबर्स को चूज करेंगे. तो हमने देखा कि r इज ऑल्सो डन. यस, r इज ऑल्सो डन. अब नेक्स्ट एलिमेंट आपको o दिखाई दे रहा है, तो ये o किसका होना चाहिए, n का, ठीक है. तो हम q में से नेक्स्ट एलिमेंट n को चूज करेंगे एंड n का जो नेबर है वो o एलिमेंट है, राइट. So this is the perfect answer. So you can similarly try it out with this example also, with this option also.
So you will find that this is also not going to be the answer, right? So the option C will be the correct answer for this question. Great. So now let's move to the next question. So the next question that we have is very means very important. तो काफ़ी इसमें दिमाग लगा सकते हो आप लोग. So basically यहाँ पे बोल रहा है कि let A be a square matrix of size n cross n. Consider the following program. What is the expected output? तो यहाँ पे C की वैल्यू 100 गिवन है. So you don't really have to consider this. ठीक है, आप इसको एक सेकंड के लिए छोड़ सकते हो. ये C बेसिकली कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको गिवन है. ठीक है, दिस इज़ फॉर कंप्लीटली कन्फ्यूजन पर्पज. अब ये बोल रहा है कि फॉर i इज इक्वल टू 1 to n do, फॉर j इज इक्वल टू 1 to n do. यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कोड स्क्रिप्ट नहीं लिया है. यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से आपसे वो पूछने वाला है कैपजेमिनी के अंदर. ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको कच्चा पक्का कोड वोड देगा एंड उसको आपको देख करके समझना होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं. ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है कि एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर आप i और j वाला एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करा रहे हो. देन आई जे के अंदर जे और आई वाले एलिमेंट को स्टोर करा रहे हो. एंड देन ए ऑफ जे आई के अंदर आप वो टेम्पररी स्टोर कर. यू कैन रिमूव दिस सी, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दिस सी फॉर सम टाइम. आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, तो टेम्पररी के अंदर आपने ए ऑफ आई जे वाली वैल्यू को स्टोर कराया. ए ऑफ आई जे वाली वैल्यू के अंदर आपने ए ऑफ जे और आई वाली को स्टोर कराया. एंड देन ए ऑफ जे और आई के अंदर आपने उस टेम्प को वापस से स्टोर करा रहा है. सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली स्वैपिंग कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आप स्वैपिंग कर रहे हो. ठीक है, अब स्वैपिंग करने के बाद आपने फिर से 2 लूप चलाए बाहर की तरफ एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिंट इट. ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, पहले आई और जे वाली वैल्यू को जे ऑफ आई पे पहुँचा दिया एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे आपने जे ऑफ आई वाली वैल्यू को आई ऑफ जे पे पहुँचा दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ यार, नाउ यू कैन कंसिडर दिस सी. आप अब इस कंसिडर कर सकते हो, आप इस सी को कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो इफ़ यू विल ट्राई इट आउट विद सम मैट्रिक्स, विद सम गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट द आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस फॉर द कंप्लीट मैट्रिक्स. ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट मैट्रिक्स, यू विल गेट द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ. देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट सपोज अभी आप 1 और 2 पोजिशन पे हो, 1 और 2 पोजिशन पे. तो 1 और लेट से 1 2 पे रखा था 4. तो आपने थोड़ी देर बाद इसको, ये जब 3 ऑपरेशन परफॉर्म करे तो आपने इसको 2 और 1 वाली पोजीशन पे पहुंचा दिया. और यहाँ पे रखा था लेट से 2, या कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 9 रखा था, यहाँ पे 4 रखा था. तो पहली बार जब आप इस पे हो 1 और 2 पे, तो जब आप 1 और 2 पे हो तो यहाँ पे आप 9 को लेकर के आ रहे हो और यहाँ पे आप 4 को लेकर के आ रहे हो. समझना ध्यान से. बट यार फ्यूचर में आप यहाँ पे भी तो आओगे, और जब आप यहाँ पे आओगे तो आप फिर से इसको किससे स्वैप करोगे. अब तुम्हारा i बन गया 2, j बन गया 1, i बन गया 2, j बन गया 1. तो अब तुम्हारा जब तुम i और j से उसको स्वैप करोगे तो किससे स्वैप करोगे, j और i से स्वैप करोगे. तो इट मीन्स अगेन दिस 4 विल बी बैक हियर एंड दिस 9 विल कम हियर. तो मीन्स व्हेन यू विल परफॉर्म दीज 3 ऑपरेशंस फॉर द कंप्लीट मैट्रिक्स, सो यू विल गेट द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ एट लास्ट. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी बेसिकली द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ. तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि हम ना ऑप्शंस इस तरह के देख करके, जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं उनको हम देख करके छोड़ देते हैं. ठीक है, सो यू रियली डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ट्राई करो ढंग से एंड हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ रियली नॉट अ बिग डील. और इस तरह के केस में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन टेक सम एग्जाम्पल. सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई विल बी हैविंग द लास्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ. सो बेसिकली बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टैक्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू. कंसिडर द सिचुएशन वेयर नो अदर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज लिंक लिस्ट इज अवेलेबल टू यू. तो बेसिकली पूछ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर मैं समअप करूँ तो बोल रहा है क्यू यूजिंग स्टैक्स. और जब क्यू यूजिंग हमें स्टैक बनाना होता है एंड वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज एनी एरेज और लिंक लिस्ट काइंड ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. दैट मीन्स दैट वी विल एटलीस्ट रिक्वायर 2 स्टैक्स. क्यों? तो सबसे पहले आप क्यू को समझो. क्यू क्या होता है? क्यू एक फीफो डेटा स्ट्रक्चर है. मीन्स जिस एलिमेंट को आप फर्स्ट टाइम पे इनपुट कराओगे दैट हैज़ टू कम आउट एट वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो जो पहले गया अंदर वही सबसे पहले बाहर आएगा. अब देखो क्या हमें करना होता है. लेट्स से सबसे पहले हम 1 को इंसर्ट करना चाहते हैं क्यू के अंदर. तो 1 को अगर हमें क्यू के अंदर इंसर्ट करना है तो हमें स्टैक से इम्प्लीमेंटेशन देना है. तो हम 2 स्टैक का यूज़ करेंगे, S1 एंड S2. माना कि आपने 1 को स्टैक 1 के अंदर इंसर्ट किया. ठीक है, तो स्टैक 1 जो है यही हमारे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा.
तो क्या जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ वही अगर आप S1 के अंदर से पॉप करोगे तो वही आपको मिल जाएगा? यस, अभी तक तो ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट सबसे पहले पुश हुआ अगर मैं उसी को पॉप कर रहा हूँ तो यस दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि सबसे पहले स्टैक के अंदर इनपुट कराया गया है ना, एंड देन दैट इज गोइंग टू बी द एलिमेंट विच विल बी कम आउट फर्स्ट। ठीक है, अब लेट सपोज यू वांट टू ऐड 2 ऑल्सो, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब भी हम कोई नया एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सबसे पहले स्टैक 1 के अंदर से सारे एलिमेंट्स को स्टैक 2 के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो जब आप स्टैक 1 से सारे एलिमेंट्स को स्टैक 2 के अंदर शिफ्ट करोगे तो दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट दिस वन इन स्टैक 2, और स्टैक 2 में से जब आपने शिफ्ट किया तो मीन्स आपने स्टैक 1 से खाली किया होगा, राइट। अब जब आपका स्टैक 1 खाली हो जाएगा आप इस स्टैक 1 के अंदर इस 2 को पुश करोगे, ठीक है, एंड नाउ अगेन वॉट एवर एलिमेंट यू पुश्ड इन टू स्टैक 2 आप उसको वापस स्टैक 1 के अंदर पुश कर दोगे, तो दिस वन विल कम इन दिस स्टैक। सो दिस इज हाउ वन इंसर्शन ऑपरेशन इज डन। तो अब आप फिर से देखो ध्यान से, अभी भी जो सबसे पहले एलिमेंट इनपुट हुआ था वही सबसे पहले पॉप होगा, किसके अंदर से? स्टैक 1 के अंदर से। तो ये थोड़ा टीडियस टास्क है, ठीक है। अब लेट सपोज यू वांट टू इंसर्ट 3, तो 3 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले फिर से आप सेम चीज़ करो, स्टैक 1 के अंदर जितना भी डेटा है वो सब स्टैक 2 के अंदर डालो। तो पहले 1 पॉप होगा, 1 इसके अंदर आ जाएगा, देन 2 पॉप होगा तो 2 इसके अंदर आ जाएगा। स्टैक हुआ खाली, स्टैक 1 खाली हो गया, यस स्टैक 1 खाली हो गया। अब आप स्टैक 1 के अंदर 3 को इंसर्ट कराओ क्योंकि स्टैक 1 खाली हो गया था, और 3 को इंसर्ट करने के बाद आप फिर से वापस से स्टैक 2 के सारे एलिमेंट्स को वापस स्टैक 1 में ले आओ। तो 2 पहले पॉप होगा, 2 आ जाएगा, देन 1 पॉप होगा, देन 1 आ जाएगा। तो अब आप फिर से देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट इन टाइम पे आपके पास स्टैक के अंदर 1 इनपुट हुआ था, तो अब अगर स्टैक से आप पॉप भी करोगे तो यू विल हैव द 1 एलिमेंट ओनली, मीन्स 1। देन सेकंड टाइम पे कौन इंसर्ट हुआ था? 2, तो अगर आप 2 बार पॉप करोगे तो यू विल हैव 2। तो दैट इज हाउ यूजिंग 2 स्टैक्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स FIFO। सो एटलीस्ट यू विल बी रिक्वायरिंग 2 stacks if you are not allowed to use any other data structures, right? So I hope this makes sense। तो ये एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर्स पे मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, जहाँ पे आपको मैंने एक हिंट दिया कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, बट येस दैट इज नॉट रियली गोइंग टू बी टफ, इट विल बी वेरी वेरी ईजी, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, दैट्स इट। I hope you enjoyed the video, so let's meet in the next video. Bye bye for now.